नमस्कार, मैं उषा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देवनागरी लिपि के विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें से 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। ब्राह्मी लिपि का विकास 2 शैलियों में हुआ, दक्षिण शैली, उत्तरी शैली। दक्षिण शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तर शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या फिर कुटिल लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि से आगे 2 लिपियों का विकास हुआ, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ और शारदा लिपि का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुल्लर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया और यही लिपि कुटिल नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 588-89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही लिखा गया है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी लिपि का नामकरण किया गया। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका देवनागरी नाम हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं-8वीं सदी ईस्वी पूर्व एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य यानी कि देवनागरी लिपि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचामाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अलग प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर को सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों
और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। आज हमने देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। कल हम राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।